आज के मेहमान खास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर तरीन हदायतकार जावेद रजा से। ना सिर्फ वो हदायतकार हैं बल्कि माजी के मारूफ कॉमेडियन रंगीला के शागिर्द भी हैं। जावेद साहब, किसी फिल्म का म्यूजिक बन रहा है आजकल, आप म्यूजिक पे तवज्जो दे रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि वो तो हमने बड़ा काम किया और अब भी इंशाल्लाह शुरू हो रहा है काम, वो भी होगा। तो ये अरिश्मा जी हैं, ये तो बड़ी इस वक्त इनका ढोल बड़ा मशहूर है। बहुत जी, और आपने देखा अगर बड़ी इनकी डिमांड है इस ढोल की, और बड़े ये इवेंट वगैरह ये वो बड़े दबदबाई से और बड़े वो करती हैं। और दूसरी खिदमत ली है सज्जाद ताफू साहब की। तो एक हमने ये कर रहे हैं, वीडियो सॉन्ग करना है। अच्छा। जो पाकिस्तान से बाहर है, अज़बकिस्तान में इसकी रिकॉर्डिंग है सारा। तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा सॉन्ग बन जाए, क्योंकि बैन अल-अक़वामी तौर पे इसकी रिलीज़ है। ठीक है, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बन जाए और इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ये भी माशाल्लाह समझदार हैं और इतना इन्होंने काम किया है। और ये बच्ची जो है, अब ये ढोल से निकाल के इसको हम ये भी चाह रहे हैं साथ साथ सिंगिंग भी करे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, कोशिश कर रही है। और इसमें गैटस भी हैं, पंजाबी जी कहते हैं गैटस है ना कुड़ी तो है नहीं। अच्छा रिश्वा, आप बताएं कि ढोल बजाते बजाते कैसे गाने का आगाज कर दिया? सब लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट अब करो। ढोल तो बहुत लोगों ने सुन लिया, एवरीबडी नोज कि यू आर अ ढोल प्लेयर, यू डू प्ले ढोल। तो थोड़ा सा कुछ चेंज लेके आओ, लेट्स हैव चेंज इन वेदर। तो आई स्टार्टेड सिंगिंग थोड़ी थोड़ी। तो अब होप फॉर द बेस्ट, आई एम कुकिंग फॉर माई सेल्फ। तो देखते हैं क्या बनता है। म्यूजिक के लिए कहते हैं गाना और खाना तो सबको आता है, तो गाना आपने किसी से सीखा? गाना जाहिर है प्रैक्टिस के साथ है, ऑफ कोर्स हर चीज़ प्रैक्टिस के साथ है। तो अभी साथ साथ प्रैक्टिस चल रही है और साथ साथ में हम वोकल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं और प्रैक्टिस तो फिर कंटिन्यू की भी है। सज्जाद साहब, आप बताएं कि आप तो नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, तो आप नई एक सिंगर को ला रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस? Actually, when I was a newcomer, when I was child, तो my dad he brought me on the seat एट एवेन्यू स्टूडियो। तो मैं मैडरिन लेके बैठा, तो बड़े बड़े मौसीकार थे, तो मैंने उनसे सीखा। तो शी इज़ अ यंगर ढोल प्लेयर, मैं तबला भी बजाता हूँ। ये चीज़ें बोंगो भी हमने रजा साहब कई फिल्मों में बैकग्राउंड में बजाया। तो ये बच्ची टैलेंटेड है, जिसने सीखा है, शी वांट टू बिकम सिंगर। तो साथ हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ज़ाहिर इसके बगैर, सीखने बगैर तो कोई कुछ नहीं। जैसे ढोल सीखा है तो मैं इनको प्रैक्टिस करा रहा हूँ रागों की, सुरों की, और शी इज़ वेरी टैलेंटेड, फॉलो कर रही हैं। तो माशाल्लाह हमने ट्रैक बनाया इनके लिए। जो रजा साहब हमारे सीनियर इंडस्ट्री के, इनके मुझसे बहुत सीनियर, इन्होंने कि मुझे पकड़ा हमरा से यार दराव से जाद, तो हमारे बड़े भाई हैं। तो इंशाल्लाह शी विल सिंग गुड। अच्छा रजा साहब, जावेद रजा साहब, ये बताएं कि आपने मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ भी काम किया, उनके बड़े वाकयात भी आपके सीने में हैं, सीना गजर जो है। तो अब नए लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क लगता है पुरानी गायकी और नई गायकी में? वो बड़े लोग थे, देखे ना, एक टाइम था कि वन टेक हुआ करता था। अगर किसी म्यूजिशियन से कोई गलती हो गई, तबले वाले से, सरंगी वाले से, किसी से भी, या मैडम के गले में खराश होगी, तो कट होता था, दोबारा शुरू से गाना आता था, शुरू से सब चलता था। और ऐसा भी हुआ कि 17 टेकें हुई हैं जाके। क्यों? कि वो ज़माना ऐसा था। अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो जिसके पास पैसे हैं, जिसको ज़रा सा शौक़ है, अब ये बच्ची है ना, इसका शौक़ अपनी जगह, इसका जुनून है। और इसने मुझे कहा कि आप ही ने करना है। हालांकि मैं आपको पता है अल्लाह ने इज़्ज़त दी बड़ी स्क्रीन पे, मगर मैं इनकी खातिर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये हिट होगा। अब आया आज के ये जो जनरेशन है, ये गुलकार नहीं है, ये बस वक्ती तौर पे जो सिस्टम चल रहा है उस पर हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं। वो दौर था। अब तो एक लाइन, तुम ही हो महबूब मेरे, तो कट कर दो। फिर आ जाओ जी, आया कंप्यूटर में, फिर उसने किया मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। अब इतना आसान हो चुका है, इतना आसान हो चुका है कि उसकी वो, अच्छा जितने ये सिंगर आज के, मुझे ये बताया इन्होंने अपना कौन सा गीत गाया, उन्हीं को गा रहे हैं। चाहे वो मैडम थी, नईद अख्तर थी, मसूद राना साहब थे, मेहंदी हसन साहब थे, अहमद रुश्ती थे, वो बड़े सिंगर थे, वो प्ले बैक सिंगर है। इनमें भी प्ले बैक सिंगर कोई भी नहीं है। बस ये है कि लगा हुआ है
अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, रोटी पानी उनकी लगी हुई है, मलका सिंगर नहीं है। मलका तरन्नुम की कोई बात तो हमें शेयर करें। हाँ, एक वाक़या याद है। एक दफ़ा जनाब बहुत बारिश, अच्छा, बहुत बारिश, और आपको पता है कि जब बारिश आती है तो एवेन्यू स्टूडियो में वैसे इतना इतना पानी, जब बारिश आती है तो पानी आता है। पानी आता है। तो अब उसके साथ बिजली भी चली गई। वजाहत अतरे साहब से उनका गाना था। अब ये तमाम लोग और ताफो बुरादन, इनका पूरा एक वो होता था सारा म्यूजिशियन बैंड, तो ये लोग अब बाहर आके बैठे और हमारे एक बड़े सीनियर थे साउंड रिकॉर्डर AZ बेग साहब, बिजली गई और बाहर बरामदे में बैठे हैं और बारिश का इतना इतना पानी खड़ा हुआ है, और एक साहब अपना साइकिल पे, छोटी साइकिल पे, कैप पहनी हुई है, निकर पहनी हुई है और बारिश में भीग रहे हैं, और आगे एक छोटा सा कुत्ता बैठाया हुआ है। तो वो मैडम जो बाहर बरामदे में बैठी उनके करीब आके रोकी, तो वो कुत्ते को कहते सलाम करो। हो, फिर जो मैडम ने गुस्सा दिखाया, और ये थे मास्टर अब्दुल्ला, पाकिस्तान के क्या बात, टॉप म्यूजिक डायरेक्टर। अब जो मैडम को गुस्सा आया तो फिर मैडम को कौन रोकेगा। अब वो शरीफ आदमी थे, दब के और साइकिल भगाई और सीधा थाने चले गए, एक बाल्टन उठाने, जी मैडम से मुझे जान का खतरा है, वो मुझे कत्ल करवाना चाहती है। तो ये ऐसे लोग थे, बड़े ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे लिए तो बड़ी वो। अच्छा, आपने इंडिया में जाके भी बहुत काम किया, म्यूजिक भी बनवाया, इंडियन एक्ट्रेस के साथ भी आपने काम किया, कैसा फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क है जी। क्या फ़र्क? मैं समझता हूँ कि, सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, वो प्रोफेशनल लोग हैं, टाइम के पंक्चुअल लोग हैं, पैसे लेते हैं अपने काम से, उनको इश्क है। हाँ। अच्छा, ये मैंने देखा है कि हमारी पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़र्क नहीं है। वो लोग भी हमारे साथ काम करते, उसी तरह हंसते खुशी, सारे जो स्पॉट बॉय, दूसरे तीसरे टेक्नीशियन, सारे अच्छे लोग हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि उनकी 10 बजे की शिफ्ट है जी, तो वो आर्टिस्ट का जो सेक्रेटरी होगा वो 10 बजे एंटर होगा, कहेंगे जी हमारा आर्टिस्ट रेडी है। यहाँ पे 2:30 बजे आना फ़ख्र महसूस करते हैं। डायरेक्टर खड़ा है, लाइट जा रही है, सारे बैठे में, पता चलेगा हीरो साहब नहीं आ रहे, ये रविंद्र साहबा नहीं आ रही। तो ये है वो कुताहियाँ और कबातें जो इनको पीछे रखा उन्होंने। वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, वो बहुत आगे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कोई तो होगा ना जो बड़ा वक्त का पाबंद होगा? थे है नहीं थे, शबनम बेगम, अच्छा, तालिश साहब, ये अपने टाइम पे आते थे। एक दफ़ा मुझे याद है कि सुबह 7 बजे की टैडी शिफ्ट में शूटिंग थी, ये गंगाराम हॉस्पिटल के करीब, तो 7 बजे वहाँ पे इकट्ठे होना था। अब जब स्टूडियो से लोग निकलते हैं, वैगन में बैठना होता है, उसको पकड़ो, उसको पता चला जी वो नाश्ता करने चला गया जी स्टिल फोटोग्राफर, उसको लाए, वो मेकअप वाला गया भाई वो फलान। अब इसमें सारा टाइम लग जाता है। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे 7:30 पौने 8 बजे पहुँचे, तो शबनम बेगम 7 बजे की आके गाड़ी में, अंदर गाड़ी में अपनी आँख लगा के सो रही थी। तो वो टाइम के पंचुअल लोग थे। इसी तरह तारिक साहब, डायरेक्टर ने 10 बजे का टाइम, वो 10 बजे पहुँच गए, चाहे 2 बजे आए, 3 बजे आए। तो आजकल वो सिस्टम नहीं रहा, आजकल वो अपने काम से लगाव ही नहीं है, बस ऐसे ही है, सारा भागम भाग है, काम नहीं है। तो अच्छा, इंडिया में किस किस के साथ काम किया आपने? मैंने इंडिया में अजय देवगन साहब के साथ काम किया, मेरी फिल्म की हीरोइन थी नेहा दोपिया, उनके साथ काम किया, और भी मेरी 2-3 फिल्मों में मुख्तलिफ भोजपुरी आर्टिस्टों के साथ काम किया। मीला मैं सबसे हूँ, हेलो आई मेरी सबसे रही, सब में जाना उठना बैठना गपशप, दोस्तियाँ बन गई। तो वो तो हमने काम किया, और बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया, जो स्पोर्टिंग कास्ट थी उनके साथ काम किया। सिंगर्स में अपना श्रेया घोषाल, सुनीति चौहान, जसपिंदर नरोला, और जितने वहाँ पे बाबू सेप्रियो, और जो बड़े उनके सिंगर हैं, उन सब के साथ मैंने काम किया। अच्छा, जब ये सब वक्त कहते हैं एक सा नहीं रहता, फिल्म इंडस्ट्री में अरूज जवाल कैसा होता है? अरूज जवाल तो है, सदा अरूज किसी का भी नहीं होता। टाइम है, ये जैसे दिन और रात है, ये सिस्टम चलता है। मगर मैंने ये देखा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को भी अरूज मिल जाता है जो उसके काबिल नहीं होते, वो वक्ती होता है, उसके बाद गिरना ही होता है। तो क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा होता है, उनकी लोगों से डीलिंग ऐसी होती है कुछ, फिर वो मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे गिरे हुए भी देखा उनको अपनी इन आँखों के सामने। तो बस अरूज जवाल की, अब देखें ना हमारी इंडस्ट्री पे जो जवाल है, इसमें मैं जो समझता हूँ 3 चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहली बात मुनाफकत, झूठ, और
एक दूसरे से बदनिश्ती रखना, ये है वो इब्तदाई। और चौथे नंबर पे आता है वो यकसानियत, एक जैसी फिल्में, एक जैसा काम। अब एक ही तरह की फिल्में शुरू हो गई जी, अब बदमाश को हीरो बना दिया गया, ये फलाना, ये वो फलाना फलाना। ये बदमाशों का दौर वैसे किसने शुरू किया? ये देखें, जिनके बदमाश थे, जिनके रिश्तेदार थे, जिनके अजीज थे, अब वो उस हिसाब से उनके साथ जो ज़िंदगी में बीता, जो कत्ल गारत हुई, जो मार कुटाई हुई, अब वो क्योंकि उन्होंने पैसा भी इतना मार कुटाई में इकट्ठा किया हुआ था, लोगों से छीना भी हुआ था, अब वो उसको हीरो बना के पेंट करने के लिए उनके अपने ही आए थे, और अपने ही आए जिन्होंने उसको नाम दिया और उसको हीरो पेंट करने की कोशिश की। मगर पब्लिक है ना, पब्लिक को पता कौन क्या था, यहाँ बात तो नहीं छुपी हुई, तो वो सारा बर्बाद हो गया सर। तो अब नई सिंगर आपकी आने वाली कोई सी फिल्म में हीरोइन भी आ सकती है? देखें जी, मैं जो समझता हूँ, मेरे नज़रिए में इनको एक्टिंग का शौक़ नहीं है, ये अपने इसमें नाम कमाना चाह रही हैं। माशाल्लाह अभी पाकिस्तान में है, बैन अवी तौर पर अब इनकी जान पहचान हो गई है। सिंगिंग में ये है कि ये मैं इनको असेस कर रहा हूँ कि ये गा पाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि आजकल के सिंगर तो ऐसे ही जैसे वक्ती तौर पे वो बारिश में कुछ लोग पैदा होते हैं फिर चले जाते हैं, मगर इसमें गैटस है कुड़ी में, ठीक है जी, पंजाबी की गल करिए। दूसरा ये है कि सजाद ताफू साहब बैठे हैं, ये मास्टर लोग हैं, इनका अपना एक मकाम है, एक नाम है, तो ये मेहनत कर रहे हैं दोनों। तो इंशाल्लाह इन्होंने अब मेरे पे रखी है ये रिश्मा जी ने कि आपने करना है, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसको आउट ऑफ कंट्री करना है, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। कमर्शियल है और ये क्योंकि कमर्शियल होगा तो हिट होगा, लोगों को अच्छा, पसंद इसमें आएगा। ढोल भी होगा स्टार्ट, इसका कोई पहचान जी, तो रिश्मा की? बिल्कुल, ढोल से ही इनको एंटर करेंगे, इस गाने की स्टार्ट जो है वहाँ वहीं से शुरू होगा। बाकी तो इंस्ट्रूमेंट इसमें इसकी जो ट्यून है उसके हिसाब से आज के जदीद दौर में जो लोगों की लाइकिंग है, जो आजकल की जनरेशन पसंद करती है, वो तो उसको मद्देनजर रखना ही रखना है। बोले कि ये पसंद करते हैं, उस वक्त के वो जो बड़े सिंगर थे, बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो पसंद नहीं करते थे, आज माहौल बदल गया सारा। अच्छा रिश्मा, आप बताएं कि आपने ढोल सीखा किससे और कैसे आपको ये आया ख्याल कि एक लड़की होने के बावजूद आप ढोल बजाएं? मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था। मैंने गिटार सीखा, कॉन्गो सीखा, उसके बाद आई जंप इनटू ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मेरी जो इंस्पिरेशन है वो जसमीत है, शी इज़ फ्रॉम इंडिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है, आपकी इंस्पिरेशन आपको बच्चों की तरह समझे, आपको अपनी बहनों की तरह गाइड करे एक एक चीज़। हमारी यहाँ पे थोड़ी सी लेगेसी है, हमें अपना फ़न किसी और में ट्रांसफ़र करते हुए थोड़ा सा दर्द होता है कि ये बच्चा आगे ना निकल जाए। तो ढोल सीखने में मेरी बहुत मेहनत है। अब तो काफ़ी लोग ढोल बजा रहे हैं, बल्कि अब तो फीमेल मैंने देखा है एक दो लड़कियों को प्ले करते हुए, बट आई मस्ट से आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को ग्रूम करें, फिर आप स्टेज पे आएँ। बिकॉज जब आप एक आर्टिस्ट है, अगर वो स्टेज पे खड़ा हुआ है, 10 मार्क्स उसके पर्सनालिटी के हैं, 10 उसके अपीयरेंस के हैं, 10 उसके कपड़ों के हैं, 10 उसके द वे शी और ही टॉक एंड वॉक, सब तो हर चीज़ करते कराते फिर आप 100 तक पहुंचते हैं। तो आई मस्ट से जो भी हैं न्यू कमर्स हैं, अपने आप को पहले ग्रूम करें, फिर ऑन स्टेज आएँ कि आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। हमने अगर आपका ढोल सुनना हो या आपको बजाते देखना हो तो यहाँ पे पॉसिबल है? जी जी श्योर। चलें फिर। जब ये सब फिल्म डायरेक्शन की तरफ किस तरह है, शुरू में क्या हुआ, फिल्म लाइन में कैसे आए, किसके पास पहली दफ़ा आए कि मुझे भी डायरेक्टर बनना है? ये बड़ी एक दर्दनाक कहानी है। अच्छा। उन दिनों में, जिन दिनों में मैं आया, रंगीला साहब
का मैं ज़हनी तौर पे उनका मैं बड़ा मुद्दा था। अच्छा। तो मगर मैं गेट पे आया तो चूँकि उस वक्त बहुत एक बूम पीरियड था फिल्म इंडस्ट्री का। लोग कोई हैदराबाद से, कोई फैसलाबाद से, कोई इस्लामाबाद से, कोई कराची से, कोई कहीं से, बाहर एक लाइनें होती थी गेट के ऊपर आर्टिस्टों को देखने के लिए। और जो चौकीदार थे वो डंडे मार रहे होते थे, उन डंडे खाने वालों में हम भी शामिल। अच्छा, स्टूडियो के अंदर जाने स्टूडियो के अंदर जाने की जस्तजू में बड़े डंडे पड़े, नहीं जाने देते थे। आखिर ये जस्तजू मैंने जारी रखी और एक दिन मैं अंदर स्टूडियो में एंटर होने के कामयाब हो गया। अच्छा, उसमें फिर मुझे एक्चुअली हमारे एक उस्तादों में थे अली साहब एडिटर, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो उनकी वजह से मैं फिर रंगीला साहब को मिला। वहाँ पे फिर मैंने एज ए जूनियर तरीन असिस्टेंट काम करता करता आगे बढ़ता गया। तो बस रंगीला साहब जी से मेरा स्टार्ट है, वही मेरे उस्ताद हैं, तो उनके साथ बहुत काम किया। वही उसी प्रोडक्शन से फिर मैं डायरेक्टर बना। तो जितनी रंगीला साहब की फिल्में थी, दीवार तूफान, दिल और दुनिया, रंगीला, दो रंगीले, मेरी मोहब्बत तेरे वाले, ये सारी फिल्में, कुबड़ा आशिक बहुत बड़ी फिल्म। तो उसके बाद एक फिल्म थी अमानत, गो के वो ऐसी फिल्म थी जो मैंने ही की, उसके बेस पे मुझे एज ए डायरेक्टर फिर फिल्म मिली, क्योंकि कुबड़ा आशिक के बाद एक ऐसा डॉन फार रंगीला साहब पे आया। अच्छा, तो अदाकारी का नहीं था शौक के? अदाकारी मुझे अदाकारी का शौक नहीं था। अभी फिर एक बात आते हैं, वापस चलते हैं, दो रंगीले। उसमें रंगीला साहब, मेरा एक उस वक्त की तस्वीरें देखें तो मुझे वो हीरो ही कहते थे, तो उसमें उन्होंने मुझे हीरो रख लिया। अब मेरे साथ हीरोइन थी वहीदा खान, उधर रंगीला साहब और खानम थे। अब जब मेरा ये मैंने देखा तो मैं भाग गया, मुझे वाकई शौक नहीं था, सेट लगा हुआ था। अब वो रंगीला साहब परेशान कि मेरा तो असिस्टेंट भी भाग गया। खैर जी, किसी तरीके से मेरी आमद हुई तो वो मैंने इनकार किया। कभी मैं सोचता हूँ कि यार वो इनकार ना किया तो मैं भी बड़ा स्टार बन जाता, मगर मुझे शौक नहीं था। अब मेरी जगह पे आए अफजल खान, वहाँ पे वहीदा खान की जगह साइका और खानम की जगह आसिया आई। अच्छा, तो ये फिल्म ऐसे फिर वो दो रंगीले की ये कास्ट है। तो आगे जितनी भी फिल्में थी उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे आए। तो फिर पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर कौन सी की? ये मैं अब बात कर रहा था अमानत की। अमानत तो मुझे रंगीला साहब का, क्योंकि एक पीरियड ऐसा चल रहा था, उन्होंने कहा कि यार मैं नहीं पता, तू डायरेक्टर, तू कर ले। वो उसके लिए हीरोइन थी बाज़गा उन दिनों में एक फिल्म में बहन का किरदार कर रही थी, जावेद फादर साहब की फिल्म थी। तो वो मुझे जानती नहीं थी, मैं वो बरामदे से ऊपर से गुजरे, तो मैंने कहा ज़रा बात सुनिए। तो वो रुकी, कहती जी। मैंने कहा जी आप फिल्म में काम करेंगी? कहती आप कौन हैं? मैं कहा जी मैं रंगीला साहब का एसोसिएट हूँ, तो ये फिल्म अगर आप अंदर आ जाएँ। अंदर आ गई तो मैंने उसको कहा कि आज एज ए हीरोइन काम करना, और सोलो हीरोइन है वो। बाज़गा उस फिल्म में आई और हीरो थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अच्छा, अब ये फिल्म ऐसी थी कि एक बाज़गा, एक गुलाम मोहिउद्दीन और तीसरा किरदार रंगीला साहब। और लोगों ने कहा जवेद अदा पागल हो गए, इतने टमाटर पड़ेंगे इसको, इतनी यानी बर्बादी होगी इसमें कि। अच्छा, गुर्बत का दौर था, पैसे भी नहीं थे, तो वो फिल्म ऐसे गलियों में इधर उधर ला के वो बन गई। अब जब वो फिल्म लगी, सिनेमा तक पहुंची, तो उसने कहा मुझे उतारेगा कौन। इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई, वे बेईमाना भूलते नहीं गईयां यादां मेरियां। तो वो फिल्म जब उसका ट्रायल हुआ, ये मैं बात बताना भूल गया, जब ट्रायल हुआ विनर सिनेमा इधर अपना मुल्तान रोड पे, तो जब वो देखा तो रंगीला साहब कहते मेरा टाइटल ठीक है। तो मैंने कहा मेरे उस्ताद, मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। मगर ये सारी बात स्टूडियो के तमाम लोगों को पता थी। इस बेस पे CMI एक प्रोडक्शन थी जिन्होंने परख, ख्वाहिश शोर, शोला बनाई, तो उन्होंने मुझे एज ए डायरेक्टर लिया। अच्छा, आपने फिल्मी दुनिया में इतना काम किया, मैंने सुना कि आपने बहुत सारी अदाकाराओं को मुतारिफ भी करवाया और बहुत सारी डिस्कवरी आपने की, बैरून मुल्क गए, वहाँ पे बहुत पहली दफ़ा ऐसी चीज़ें फिल्म के लिए आपने एक्सपोज की। वो क्या है मामला? अब आप आते हैं कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आसिया बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, और मैं उसे बेहतर किसी हीरोइन को नहीं मानता। ये मेरा ज़ाती वो है। एक शाम में मैं और रंगीला साहब शूटिंग ख़त्म करके आउटडोर में तो एंटर हुए एवेन्यू में,
तो रंगीला साहब ऐसे करके एस सुलेमान साहब का कमरा था, उसमें चले गए और मैंने देखा कि वो जो एवेन्यू का फौरा है उस साइड पे, दूसरी साइड पे एक लड़की सफ़ेद, उसने साड़ी पहनी हुई बड़ी खूबसूरत थी। मैं ऐसे ही मतवज्जो होकर उसकी तरफ चला गया। अब जब मैं पहुंचा तो वो थी आसिया। इससे पहले वो एक फिल्म थी शबाब साहब की, इंसान और आदमी, उसमें एक करेक्टर कर रही थी साइड पे, तो ये वो काम कर रही थी। तो मैं उसकी तरफ गया, मैंने कहा जी आप, अच्छा मुझे नहीं पता था वो काम कर रही। मैंने कहा आप फिल्म में काम करते हो? मुझे कहती मैं आई किस लिए हूँ? तो मैंने कहा आप मेरे साथ आएँ। अच्छा, ना कोई फिल्म थी, ना कोई रोल था, ना कोई काम था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने ऐसे ही, मैंने कहा चलो ज़रा गपशप लगाते हैं। ऊपर ले गया रंगीला प्रोडक्शन में। अब वो मैं बैठा, उसको अभी शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ तो रंगीला साहब एंटर हो गए। तो वो देखा उन्होंने, कहना कौन कि मेरी रंग में भंग पड़ गई। मैंने कहा जी आर्टिस्ट है और कौन ये। तो अब वो बैठ के कभी उसको देखें, कभी मेरी तरफ देखें, कभी उसको। तो फिर ऐसा कहते कहते कल आपकी शूटिंग है। आसिया बेगम को कहते कल आपकी शूटिंग है। मैं एकदम, मैं कह जी केड़ी शूटिंग है, की गल करते पे तुझी? कहते वो दीबा कट, ये लड़की होगी कल से। वो ही गाना हम चंपा और चंबेली, ये कलियां नई नवेली, तो वे फूलों के, ये फिल्म थी दिल और दुनिया। ये पिक्चराइज करके आए शाम को, तो ये आगे वाक़या हुआ। अभी वो गाना आधा था, तो फिर ये कल से आसिया बेगम पे शुरू हुआ। फिर उसके बाद आसिया बेगम पाकिस्तान की सुपरस्टार बनी, जिसमें मौला जट भी शामिल है, नौकर वोटी से शामिल है, सैकड़ों फिल्में हैं। मगर वो इतनी बड़ी खातून थी कि मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हम शबाब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तो एक साहब आ गए। वो कहने लगे कि जी मैं मैडम को मिल सकता हूँ। अभी वो शॉट ख़त्म हुआ था तो कर रहे थे, भी कैमरा शैमरे की प्लेसिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा मिल लें। अब वो उसकी तरफ चले गए, वो कुर्सी पे बैठी हुई थी। तो इतने में एक हंगामा बर्पा हो गया, शोर मच गया। वो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया ये वो। अब जब उसकी तरफ बड़े और भी लोग, तो वो साहब बड़ा एक जेंटलमैन सा बंदा कहता सर पहले मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। भाई क्या बात है? कहें जी मेरी बात ये है कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैं इनको मिला हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं थे, मेरी बेटी की शादी थी, तो इन्होंने मुझे एक 20,000 रुपये दिया था, मैं वो लुटाने के लिए आया हूँ। तो आसिया बेगम कहती है अगर मैंने नेकी की थी, ये मेरी नेकी फेंकने के लिए आ गया बंदा। इस बात से वो फिर ऐसे हुई। और फिर ये चलता चलता एक टाइम ऐसा आया कि मैं जब डायरेक्टर बना तो मैं सबसे पहले गया आसिया बेगम के पास। बड़ा खुश था, दोपहर का टाइम था, फिल्म मैदान थी, मसूद भट्ट साहब की 4 नंबर फ्लोर एवेन्यू स्टूडियो, मुझे याद है। तो मैं आसिया को बोला, मैं कि आसिया जी मैं डायरेक्टर हो गया और मेरी फिल्म जो थी हीरोइन ये वो फलाना। तो वो उसने मेरी तरफ देखा, तो मेरे इधर कंधे पे हाथ रख के कहती इधर आ, मैं आपसे एक बात करती हूँ। साइड पे कहती आपको पता है आप कौन हो? मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। मैं कहा जी। कहती आप मेरे मुँह सुनो, अल्लाह के बाद जो मकाम है इसमें आप शामिल हो। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपने किसी से बात करनी ही नहीं है। मैंने कहा जी करें। कहती मेरे से प्रॉमिस करें। मैं कहा जी मेरा आपका प्रॉमिस हो गया। कहती ठीक है, 1 महीने बाद ये मैं इंडस्ट्री छोड़ के चली जाऊँगी। अच्छा। मैं नहीं चाहती कि मेरा जो मौसम है उसकी फिल्म मैं बीच में छोड़ के जाऊँ। तो ये बात है अभी अपने, और वो वाकई जी ठीक 1 महीने बाद चली गई, उसके बाद वो वापस नहीं आई, वापस पलटी नहीं है। अच्छा, फिल्में कौन कौन सी आपने एक्सपोज की जो बाहर? नेपाल में सुना आप? नेपाल में मैंने एक फिल्म बनाई जी अकबरा, उसमें ढाका से भी लोग आए, आदल और नसरीन इधर से भी थी, शौकत अली साहब उसमें हमारे जो सिंगर है लेजेंड अभी डेथ हुई उनकी, वो हीरो थे। अच्छा। काठमांडू में शूटिंग हुई। और सुषमा शाही ये काठमांडू में रहती थी, जो बाद में यहाँ पे शादी की इकबाल कश्मीरी साहब की वाइफ, ठीक है, वो हीरोइन थी। दूसरा इसमें मुमताज़ थी, जुमर बेगम थी, और एक हीरो और भी थे। तो ये फिल्म हमने नेपाल में शूट की, तो बड़ा अच्छा। नेपाल में मैंने एक और फिल्म की जी, वो नेपाली ज़ुबान में थी। वहाँ एक फिल्म प्रोडक्शन थी 3 शक्ति फिल्म, शिवा को भी हमने इंट्रोडक्शन दी उधर। तो 2 थे, मिस्टर डाबा और मिस्टर डरबा को, ऐसे उनके नाम थे। वो आज तक की वहाँ की सबसे हिट फिल्म है। उसमें शौकत साहब ने भी नेपाली गाना गाया, और वो फिल्म उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अच्छा, जब ये सब जिंदगी के 50 साल आपने इंडस्ट्री को दी, वो गिला है? किला बस क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ पे मुनाफकत, किसी को ना मानना, झूठ, ये वो चीज़ें जो इस इंडस्ट्री को बर्बादी की तरफ ले गई।
बाकी हम तो खुश हैं उन लेजेंड लोगों में बैठे हैं कि जिनका हम ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकते थे। अब देखें ना, हबीब जादव साहब मैं मिल सकता हूँ, ख्वाजा परवेज़ साहब, वारिस लुधियानी साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद, नदीम शाही साहब, सुल्तान राय साहब, मैं इनके कितने कितने के वाक़े बताऊँगा। मोहम्मद अली साहब कितना ग्रेट इंसान थे, कितने बड़े, जितने बड़े वो फ़नकार थे उससे भी बड़े इंसान थे। मेरी एक फ़िल्म थी जी, प्रोड्यूसर मेरे न्यूयॉर्क से थे, तो बुध का दिन था, तो उन्होंने कहा जी हफ्ते को ओपनिंग करनी है, तो आप ऐसा करें, हमारी एक ही शर्त है कि चीफ गेस्ट मोहम्मद अली साहब होंगे। अब ये दोपहर का टाइम है, हॉलीडे इन में बैठे हुए हैं, मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से सीधा पहुँचा जनाब मोहम्मद अली साहब के घर, बाहर उसको बोला गनमैन को, वो गया अंदर, उसने कहा अंदर आ जाए। वो सामने, जब उनका घर सामने ही कमरा था, गेस्ट रूम, मैं जाके बैठा हूँ तो उसी मर्दाना जब वही ड्रेस जो वो मोहम्मद अली साहब एंटर, मुझे देखते, अरे मुन्ने खैरियत तो है, तू कैसे आ गया? तो मैंने कहा जी भाईजान, सारे भाईजान कहते थे, मैंने कहा भाईजान मेरी फ़िल्म की ओपनिंग है 15 तारीख को, हफ्ता के दिन है, तो वो आप उसमें चीफ गेस्ट हैं आप। कहता अरे मुन्ने मैं तो 15 को इधर हूँ ही नहीं लाहौर में, मैं तो हैदराबाद में हूँ, मैंने मेरा ज़ाती काम है, ये है वो फलाना। मैंने कहा भाईजान बात ये है कि उन्होंने कहा था कि अगर मोहम्मद अली साहब चीफ गेस्ट नहीं होंगे तो ओपनिंग नहीं होगी। एकदम देखा, एक लम्हा सोचा, कहता अरे मुन्ने ये तेरे कैरियर का मसला है, तू ओपनिंग रख, मैं वो कैंसिल कर देता हूँ, मैं तेरी ओपनिंग पे आऊँगा। और वो आए। यार इतने बड़े लोग हम तो याद ही कर सकते हैं। हबीब जादव साहब का भी आप जिक्र कर रहे हैं। हबीब जादव साहब से तो मेरी फर्स्ट मुलाकात थी, एक जाफर शाह बुखारी साहब हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म थी समाज, उसमें वो गीत लिखते थे, मैं असिस्टेंट था। वो गीत था जी, ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। तो ये पहली मुलाकात। उसके बाद जादव साहब से तो ऐसी दोस्ती पड़ी, ऐसी दोस्ती बड़ी, इतना बड़ा इंसान, इतने बड़ा शायर मैंने नहीं देखा। हबीब जादव साहब सुना है बड़े खुददार थे, इनकलाबी शायर थे। खुददार तो ऐसे थे कि एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि यही हमारे अनवर रफ़ी साहब, ख्वाजा परवेज़ साहब और मैं सर्विस हॉस्पिटल में उनकी तमादारी के लिए गए, बीमार थे। तो एक खबर फैली एकदम कि जी बीबी बेनज़ीर आ रही, उस वक्त की वो वज़ीर आज़म थी, वो आ रही जिनको मिलने के लिए। तो हम तो उसी कमरे में थे, वो आई। अच्छा, वो आई, एक हंगामा बरपा था बाहर, सारी रोड पे, ये वो वज़ीर आज़म वक्त की। हाँ। तो उन्होंने जादव साहब की खैर वाफियत पूछी और एक 10 लाख रुपया उनको दिया लिफाफे में। तो जादव साहब ने पूछा, देखा उसको, तो कहता ये क्या? उन्होंने कहा ये आपके लिए, ये वो। उन्होंने कहा आप मेरी बेटी हो, और बेटी से बाप लिया नहीं करते। नहीं लिया जी वो 10 लाख रुपया। वो 10 लाख रुपया आज का पता नहीं 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये ऐसे खुददार लोग थे। बड़ी बातें हैं, बातें करने पे आएंगे तो पता नहीं कितने आपके प्रोग्राम फिर और भी करने पड़ेंगे। तो बातें बड़ी हैं जनाब। जावेद साहब, अनवर रफ़ी साहब से आपकी कितने साल पुरानी वाबस्तगी है, और एक फिल्म डायरेक्टर और एक सिंगर दोस्ती की वजह क्या है? ये मुजाहिद साहब जब नए नए आए थे ना, बड़ा खूबसूरत और बड़ा यंग बॉय। आप दोनों में से नए कौन, मतलब पहले कौन आया था? नहीं, मैं तो सीनियर हूँ जी, वो भी कहेंगे, तो सीनियर तो मैं हूँ। जब ये आए ना, तो एक्चुअली जो हमारे एक लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर थे नज़ीर अली साहब, वो इनके अजीज़ थे। तो वो उनसे भी मैंने बड़ा काम किया और कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा पहला तारुफ उन्होंने करवाया। फिर हमारा आना जाना ऐसा, ये शाम को मेरे पास आ जाते थे, हमने काम भी बड़ा इकट्ठे किया। और फिर उसमें ये हुआ कि काफ़ी सिलसिला ये चलता रहा और दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि फिर हम एक फैमिली मेम्बर बन गया। अच्छा, अनवर साहब आप बताएं ना, कैसी दोस्ती आपकी चल रही है इतने बरस से? जैसा कि जावेद साहब ने बताया कि फैमिली मेम्बर्स की तरह हम लोग हैं सारे। तो काम हमने इतना ज़्यादा किया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी फिल्मों के गाने मैंने गाए। और एक हमारा होता था ना कि स्टूडियो में जब आते तो एक बैठक बैठनी कहीं ना कहीं कमरे में, जैसे कि सभी म्यूजिक डायरेक्टर को पता था कि अनवर रफ़ी इस वक्त किधर होगा। हाँ। सब ने कहना वो जावेद साहब जो है ना, जावेद रज़ा साहब,
उनके कमरे में बैठा इस वक्त आ जाते हैं और इस वक्त जाते हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार आपको एक बात बताता हूँ कि जावेद साहब की एक फ़िल्म शुरू हुई तो वजाहत अख्तर साहब मौसीकार थे, सईद गिलानी साहब राइटर थे। अब मैं बैठा गाने की रिहर्सल में करने लगा हूँ तो इतने में वो प्रोड्यूसर हजरात, हमारी बैड लक ये है कि हमारे उस दौर में जो प्रोड्यूसर हजरात होते थे ना, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और आउट ऑफ सेंस होते थे। उनको यानी म्यूज़िक की सेंस नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, स्वाय एक्टरों के या कुछ ऐसे गुलकार जिनका उनको पता होता था। तो उन्होंने जावेद रज़ा को बाहर बुला के ना कहने लगे, आवाज़ उनकी बारी थी, वो यार है की करन डे तो क्या है ਇਹਨੂੰ ਅਨਵਰ रफ़ी ने बुला लिया, ये मुंडे ने बुला जिन्हें जानू सुंदरा गाया। इन्होंने उनको यानी पंजाबी में गाली निकाल के वो जा तेरे मरे तेरा प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर और जानू सुंदरा भी अनवर रफ़ी ने गाया है तो अजकल सारा गाने यही गा रहे हैं। अच्छा वो सारे गाने फिर तुमको आ यार सारे, यानी एक बड़ा एक मज़ेदार सीन था। ये काफ़ी लंबा था लेकिन ये शॉर्ट करके मैंने इसलिए सुनाया कि बाज़ वक़्त लोगों को पता नहीं होता, ऐसे ऐसे हमारे पाकिस्तान में सिंगर्स हुए हैं, ऐसे ऐसे राइटर हुए हैं, ऐसे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं जिनको कोई नहीं जानता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा का शुक्र है कि जावेद रज़ा जो है इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि इंडिया में जाके उस जगह जाके काम करना जहाँ ये डायरेक्शन जो है ना इसको बाकायदा यानी हॉलीवुड में उन्होंने जाके इनको अपना सीखा है, उन्होंने उनकी डिग्री ली है। तो हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अब लोग देखें कि वहाँ से कोई सिंगर अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है ना तो वो 40-40 पोजीशन लेके चला जाता है। हमें तो इतनी इजाज़त नहीं होती कि हम 8 पोजीशन ले जाएं। अच्छा जावेद साहब, जैसे अनवर साहब बता रहे थे कि जब नया नया बंदा आता है तो लोगों को इतनी शनाख्त नहीं होती, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि जो फिल्मी हीरोइन है वो जब आती हैं हिट हो जाती हैं, वो कहती हैं कि हम तो बहुत बड़े ख़ानदान से थी, बड़ा पैसा देखा था। तो आपने तो माजी की बहुत सारी अदाकाराओं को मुतारिफ भी कराया, तो ऐसा ही होता है? ये बात आपने बिल्कुल सच बोली और हमारे साथ अक्सर ऐसे हुआ है। और अक्सर नहीं, काफ़ी इस सिलसिले में अगर हम बात छेड़ेंगे ना तो काफ़ी ये मसाले हमारे पास मौजूद हैं। मेरे एक कुछ दोस्त थे, वो आगे नॉर्वे से, तो कहने लगे कि यार वो फलान जो हीरोइन है उसको हमने नॉर्वे में हमारे शोज़ वगैरह तो उसके लिए करना है उसको, तो आप हमारे साथ चले। मैंने कहा यार मैं नहीं जाता। बहरहाल उन्होंने मुझे अपनी ज़िद कर दी और हम चले गए जी डिफेंस में एन ब्लॉक। अब वहाँ पे जब चले गए तो वो हीरोइन की जो वालदा थी वो तशरीफ़ फरमा हुई, इतने उन्होंने चूड़े सोने के जेवर ये वो पहने हुए, तो आके बैठ गई और बातें शुरू कर दी। बेटा हम तो ख़ानदानी नवाब हैं, हैदराबाद से आए हैं, ये है वो है, बस ये तो बच्ची का शौक़ था तो हम इधर आ गए, नहीं तो हम तो ख़ानदानी नवाब हैं। मैं सुनता रहा। इतने में वो लड़का चाय वगैरह बिस्कुट वगैरह लेके आया। वो खातून जो हमारी हीरोइन थी वो कोई मेकअप वगैरह में मसरूफ़ थी। खैर अब मैं एक हद होती, मैं वो उनकी खातून की बात सुन रहा हूँ जो हमारी हीरोइन थी उनकी वालदा की। फिर उन्होंने शुरू कर दी। अब मेरे से बर्दाश्त बाहर हो गई। मैंने कहा आंटी आपने मुझे पहचाना है? तो उसने देखा। मैंने कहा मैंने तुम्हें एक घर पे बर्तन मांजने पे मुलाजम नहीं करवाया था? ओहो, अरे बेटे आप तो अपने निकल आए, ये वो फलाना। मैं क्या आप तब से कह रही हो? और मैंने उस खातून को, इनके घर में इतनी गुर्बत थी, 3-4 बेटियां थी, तो गुर्बत थी, अभी छोटी थी, तो वो काम नहीं था, रोटी नहीं थी, और मैंने उसको वाकई, मैं बाखुदा सही बात कर रहा हूँ, कि बर्तन मांजने पे मुलाजम करार। वो बैठी है कि हम तो हैदराबाद के नवाब हैं। यहाँ पे एक हीरोइन नहीं, कई मिसाल हैं, ऐसी भी हीरोइन आई हैं जिनके घर में एक कमरे में वो रहती थी। अच्छा। और ज़मीन पे सोते थे, वो भी जो मस्जिद में वो जो सफ़ होती है उस पर। तो बस फिर हमें मिली, फिर अल्लाह जिसको। अच्छा, इनमें कौन ऐसी होंगी जो इस चीज़ का एतराफ़ करती हैं कि उनके हालात ठीक नहीं थे और वो गुर्बत की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी? तो कौन सी ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम तो पैदाइशी नवाब हैं?
आप ये सोच सकते हैं कोई मानेगा इस बात को कि वो कहें जी हम तो पैदाइशी अमीर हैं, हमें आपको नहीं पता कि कुछ ऐसी हीरोइंस भी हैं जो दूसरे शहरों से आई और एक कुटिया में यहाँ पे रही, कुछ ऐसी हीरोइंस भी हैं, अब नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा, साइकिल पे आया करती थी किसी के साथ बैठ के, तो वो हीरोइंस बनी, टॉप की हीरोइंस बन गई। अब उनकी बातें सुन लें और उनके जो नखरे हैं वो सुन ले, तो पिराडो उनके नीचे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके नीचे। अब वो हमें क्या बताएं, कुछ ऐसी भी हीरोइंस हैं जिनके पास रोटी नहीं होती थी और वो कहती थी अब क्या करें, कैसे होगा। हमने कहते सालगिरह रख देते हैं आपकी। सालगिरह रखी, 300 रुपये वाला केक से बनवाया, केक जाके काटा, हाँ जी, 2-4 दोस्त आए, कोई 2-2, 400 रुपये, 1000 रुपये दिया, तो उनका ऐसे भी सिस्टम चला है। और आज वो फिर टॉप पे चली गई। फिर उन्होंने हमसे सलाम दुआ नहीं ली क्योंकि हम जानते थे सारे हालात वाक़ियत को, बैकग्राउंड को, माजी को, तो वो फिर हमसे कतराती ही रही। तो ये सिलसिला है। बस मैं नहीं समझता कि 90 की दहाई अच्छा, हीरो कौन थे जो वाकई फैमिली वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, पैसे वाले थे, जो आपके साथ काम करते थे? वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद साहब, मैं जो जब रंगीला साहब का मैं एसोसिएट था, फिल्म औरत राज बन रही थी। औरत राज में वो क्योंकि रिवर्स फिल्म थी, उल्टी थी, जो मर्द थे वो औरतें बनी हुई थी, औरतें जो मर्द बनी हुई थी। तो वहीद मुराद साहब एक ऐसे इंसान थे, इंसान भी बहुत अच्छे, फनकार भी बहुत अच्छे थे। वो तो बाद में हम आएंगे कि जैसा कि अभी अनवर रफ़ी साहब ने कहा, ये मेरे पास आके बैठते थे। वो मेरा एक जो दफ्तर का माहौल था, वही साहब मेरे पास आते थे, असलम परवेज साहब मेरे पास आते थे, अलियास कश्मीरी साहब मेरे पास आते थे, सीमा बेगम, ये हमारा एक ग्रुप होता था जो जब जैसे फारग हुए आए, बैठे, कोई समोसे खाए, गप्पें लगाएं, ये वो शाम हमारी ऐसे गुजरती थी। तो वही साहब से बड़ी दोस्ती। बल्कि मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक टाइम जब उनके डोन फाल का है ना वही साहब जी, तो मैं एंटर हुआ स्टूडियो में, तो ये सामने फुहारे पे खड़े थे, अच्छा, अकेले। इन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं इनकी तरफ चला गया, तो बड़े मायूस और बड़े कहते यार जावेद, ये लोग मुझे अब कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई मेरे से गुफ्तगू ही नहीं कर रहा। वो वहीद मुराद जिसके इधर भी 5-6, इधर भी 5-6, आगे पीछे भी 5-6 प्रोड्यूसर, डायरेक्टर चल रहे होते थे। तो ये उनको आखिरी दिनों में ना, ये बड़ी एक उनके लिए मायूस कौन सी बात थी। और वो अक्सर फिर क्योंकि मेरे पास ही बैठते थे, तो ये बातें होती रहती थी बड़ी, यानी कि उनको ये दुख था कि इस इंडस्ट्री वालों ने मेरे साथ ये सलूक किया। अच्छा, अनवर साहब हमारे साथ हैं, तो आपकी कोई ऐसी फरमाइश है जो इनसे हम सुन लें? वो भी सुनते हैं। अनवर साहब ने जैसे अभी आपको बोला कि किसी प्रोड्यूसर को बाज़ दफ़ा ये शनाख्त नहीं होती कि ये गुलकार कौन है, ये गीत क्या है। और उसमें मैं एक ऐसे प्रोड्यूसर का नाम लेना चाहता हूँ जिसको शनाख्त थी। अच्छा, एक गाना था जी, नज़ीर अली साहब ने वो गाना बनाया, वही डार साहब हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनके लिए। तो वो गाना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो गए कि गाना इतना ठंडा गाना तू लाया है, फजूल गाना मैं नहीं रख सकता फिल्म। भारत उस गाने पे फिल्म हिट हुई, उस गाने ने फिल्म को हिट किया। माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, उन्नू प्यार वाले रंगले पलंग ते बैठावांगी, चलांगी पखियां। तो रिजेक्ट कर दिया जनाब मसूद साहब ने। मियाँ फरसान साहब की वो फिल्म थी कैदी। उन्होंने कहा सूदी गल सुन भाई, जिस तरह जैसे वो बोलते थे, और 6 गाने थे तेरे हो तो एक गाना मेरा ही। वो गाना इस बुनियाद पे रखा गया और वो उसी गाने ने फिल्म को हिट कर दिया। तो ये है बाद दफ़ा क्या से क्या, यही सुन ले। अच्छा, इसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ नज़ीर अली साहब की बात चलने के लिए। तो इस गाने में हीरोइन थी अंजुमन बेगम। अंजुमन बेगम और मियाँ फरजान साहब की झगड़ा हुआ था, वो फिल्म में काम नहीं कर रही थी उनके। नज़ीर अली साहब उन दिनों उनको अटैक हुआ था, तो अंजुमन जो है ना वो उनकी खबर लेने के लिए आई। तो उन्होंने अंजुमन को बुलाया, उन्होंने कहा मैंने तेरे लिए एक गाना बनाया ते मेरे कहन दे उत्ते तू सुलह कर लै मियाँ फरजान साहब नाल, ते जद तक जिंदगी तेरी है ना ये गाना जरा ना ये तो याद करेंगी। ये गाना जरा वाह, ये जो कभी कोई शादी ब्याह, ये गाना जरा ना ये ना भुल्लण वाला गाना है। यानी नज़ीर अली साहब ने उन्होंने दोवां की सुलह कराई, तो वो फिर माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, पता नहीं किन्ने मन फुल लियाते सन फिर वो फिर उतो सुलह आई, तो वो गाना ही लैके फिल्म में निकल पाया। तो अब हमें सुना भी देना यही गाना। माही आवेगा
माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ, माही आवेगा। अच्छा मुझे साहब, बात हो रही म्यूज़िक की, एक हमारी फिल्म थी दो रंगीले, रंगीला साहब, उसमें फिल्म साज, मुसन्नफ, हदायतकार, गुलूकार, अदाकार, मौसीकार, 7 टाइटल थे उनके, रंगीला साहब के। अब उनके पास एक हारमोनियम बाजा, हाँ। और एक दो वो बता रहा था कि मेरा, मैंने बनाया, रंगीला साहब का कोई क्रेडिट नहीं कि ना क्रेडिट लो। और तेरी वो भागा पीछे पीछे पकड़ने के चक्कर में वो भागे, उसके बाद वो स्टूडियो ही नहीं आया। बता एक और गाना भी बड़ा हिट हुआ था, वो हम अनवर साहब से सुने ना, महफिल ऐसा तेरे जैसे जाए। अनवर साहब फिर जरा 2 बोल। सजना ए महफिल असा तेरे लिए सजाई, सजना ए महफिल असा तेरे लिए सजाई, प्यार बुलावे आजा, प्यार बुलावे आजा, कानू जिद लाई, सजना ए महफिल असा तेरे लिए सजाई।